हेलो फ्रेंड्स। हिंदी कॉमिक्स वाला पर आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आखिरी श्रृंखला का 7वां भाग, ब्रह्मांड विस्मरण। देव शक्तियाँ, अद्भुत असीम देव शक्तियाँ है तुझमें नागराज। नाग शक्तियाँ जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। शायद इसीलिए पृथ्वीवासियों ने तुझे अपना रक्षक, अपना प्रतिनिधि चुना है, पर अफसोस तेरी शक्तियाँ भी पेपीएस का मुकाबला नहीं कर सकती। पृथ्वी के महानायकों ने ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड में व्याप्त असंतुलन से पृथ्वी की संपूर्ण आबादी ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर स्थानांतरित हो गई। इस उल्लंघन का दंड पृथ्वी को देने के लिए अन्य ग्रह लामबंद हैं। ब्रह्मांड किसके संतुलन को पुनर्स्थापित कर सकने वाले ब्रह्मांड रक्षक भी बांटकर पहुंच चुके हैं दूसरे ग्रहों पर। स्थापित होगा संतुलन या फिर यह संतुलन कर देगा ब्रह्मांड विस्मरण। गलत फहमी है तेरी पेपियस। इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई जीव नहीं जिसे नागराज का विष गला नहीं सकता। मैंने जानबूझकर तुझे काटने से नहीं रोका। अति तीक्ष्ण घातक मारक देव विष। वाकई ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी की तरह तेरे जहर ने भी मुझे गला दिया, पर अफसोस अधिक समय के लिए गलाए हुए नहीं रख सकता। कोई भी देव शक्ति पेपियस का अंत नहीं कर सकती। जानता हूँ, वरना मैं तुझे खुद को काटने ही नहीं देता, क्योंकि नागराज किसी की जान नहीं लेता। उफ। तूने कैसे जाना कि तेरा विष मुझे गला तो देगा लेकिन मारेगा नहीं? यह जानकर तुम क्या करोगे? तुम्हें तो बस इतना जान लो कि यह बात जानते बूझते भी मैंने तुम्हें खुद को काटने क्यों दिया। क्यों काटने दिया? क्योंकि तुमने खून के साथ साथ मेरे सूक्ष्म सर्प भी तुम्हारे शरीर के भीतर प्रवेश कर गए, जिन्हें मैंने तुम रक्त पिपासुओं की आंतरिक संरचना जानने के लिए भेजा था। अब वे सूक्ष्म सर्प मेरे पास वापस आ चुके हैं, और अब मैं मानसिक तरंगों के जरिए तुम्हारी आणविक संरचना का डेटा परमाणु तक संप्रेषित करूंगा। यह नागराज और परमाणु कर क्या रहे हैं पता नहीं, लेकिन फर्क भी क्या पड़ता है। आखिर में अभी रक्त पिपासुओं का हाल भी इस भेड़िए के जैसा ही होना है। ये जीवित इंसान नहीं है। कौन है ये? जिंदा मुर्दा। डेड मैन अलाइव। पापा फेरी। एंथनी गुंजालवेज। ब्रह्मांड रक्षक दल की सबसे विध्वंसक शक्ति। गनीमत है कि ट्रांसफ्यूजन में यह किसी दूसरे ग्रह पर नहीं चला गया, वरना ब्रह्मांड से एक सभ्यता का नामो निशान मिट जाता। नागराज मानसिक तरंगों द्वारा पेपियस और रक्त पिपासुओं की आणविक संरचना का खाका खाका मुझे भेज चुका है। गुड। फिर तुम्हें जल्द से जल्द प्लान के अगले चरण पर काम शुरू करना चाहिए, क्योंकि इस एंथोनी की तेवर देखकर लगता है कि रक्त पिपासुओं की शामत आने वाली है। तो वालों के बीच एक पल के सोवे हिस्से में पलटवार करने का मौका मिलना था, और पेपियस मौका चूकने वालों में से नहीं था। ते- तेरी तलवार चलने से चल चुकी है, अब तेरी नहीं एक नहीं चलेगी। मेरा मेरा तुझे पीटते रहने के लिए सिर्फ एक ही मकसद था पेपियस, परमाणु को समय मुहैया कराना। परमाणु कौन? तेरे साथ आया वह पीली पोशाक वाला? उसे समय क्यों मुहैया कराना है तुझे? जल्दी जान जाओगे। कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे तुम्हारे किस्से कहानियों में। हम रक्त पिपासु यहाँ इंसानों के रक्त से अपनी प्यास बुझाने आए हैं। लगता है तुझे किसी तरह हम रक्त पिपासुओं के आने की भनक लग गई थी, और तूने पृथ्वीवासियों को हमसे बचाने के लिए दूसरे ग्रह पर भेज दिया। पर यह जान ले कि इस अनंत ब्रह्मांड के आखिरी ग्रह पर भी अगर तूने पृथ्वीवासियों को भेजा होगा, तो भी उसके रक्त की गंध से उसे ढूंढ निकालेंगे रक्त पिपासु। यह बात तो हम जानते ही हैं रे पगले, इसीलिए तो इतनी माथापच्ची हुई तेरे पीछे। परमाणु एटॉमिक वेव्स ने रक्त पिपासु सेना को घेर लिया। परमाणु के एटॉमिक वेव्स ने इन सभी को मूर्तियों की तरह जड़ कर दिया। यह बहुत बुरा हुआ। अफसोस अब यह चीख नहीं पाएंगे जब पापा फेरी इनकी धज्जियां उड़ाएंगे। नहीं एंथोनी, अगर इन्हें खत्म कर दिया तो शायद हम पृथ्वीवासियों को कभी दोबारा धरती पर वापस नहीं ला पाएंगे। व्हाट?
नागराज सही कह रहा है एंथोनी। पृथ्वीवासियों को ब्रह्मांड के असंख्य ग्रहों से ढूंढकर वापस लाने का काम इनके बिना नहीं किया जा सकता। यहाँ हो क्या रहा है, मुझे सारी बात विस्तार से बताओ। अननेम्ड प्लेनेट 6 बिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम अर्थ प्रेजेंट टाइम। ब्रह्मांड में अगर कोई एक चीज़ शैतान ने बेहद फुर्सत से बनाई है तो वह है सुपर कमांडो ध्रुव का दिमाग। इतनी मुश्किल से मैं ब्रह्मांड रक्षकों को अपना गुलाम बनाने ही वाला था कि इस लड़के ने टपक कर चुटकियों में मेरा काम खराब कर दिया। यह ट्रांसफ्यूजन के पैटर्न को समझ गया है, इसके प्राकृतिक शक्ति वाले प्राणियों को इकट्ठा कर लिया। पर मैं हार नहीं मानने वाला। इन विशेष प्राकृतिक शक्तियों वाले प्राणियों की संख्या कितनी भी अधिक सही, पर इस ग्रह पर मौजूद वन्य प्राणियों से अधिक नहीं हो सकती। मैं इस ग्रह के सभी वन्य प्राणियों, जीवों आदि मानवों को ओवरशैडो कर दूंगा। ध्रुव और उसके साथी लाख कोशिश कर ले, लेकिन इन सैकड़ों लाखों प्राणियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। ध्रुव क्या कर रहा है? ध्यान केंद्रित करके शायद हमारे ग्रह की किसी और प्राकृतिक शक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके गुलामों की संख्या पल प्रतिपल बढ़ती जा रही है। ऐसा लगता है जैसे यह पूरा ग्रह ही इसका गुलाम बनकर हम पर उमड़ रहा है। तुम्हारे द्वारा घाटी में सुरक्षित पृथ्वीवासी अधिकतर आम नागरिक और कई कबीलाई प्राकृतिक क्षेत्रों के आसपास रहने वाले हैं। वे हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। मुझे उनसे मदद की कोई अपेक्षा नहीं है वनपुत्र। मुझे जिसकी मदद चाहिए वह शख्स किसी भी पल यहाँ पहुँचता होगा। हा हा हा, सिर्फ एक शख्स? तुझे लगता है कोई एक अदना सा मानव इस असंख्य ओवरशैडो प्राणियों का मुकाबला कर सकता है? बेशक कर सकता है, क्योंकि वह कोई एक अदना सा मानव नहीं, महामानव है। महामानव? तुमने महामानव को बुला लिया? प्राकृतिक शक्तियों वाले सभी प्राणी यहाँ इस प्लेनेट पर ट्रांसफ्यूज हुए हैं। यह विचार आते ही मुझे प्रकृति की महाशक्तियों वाली सबसे बड़ी कृति का विचार आया, यानी महामानव का। इसका इस प्लेनेट पर होना तय था। मैं पहले ही भी महामानव से मानसिक संपर्क साध चुका हूँ। बस मैंने कोशिश की और नतीजा तुम्हारे सामने है। लेकिन इन आदिवासियों और वन्य प्राणियों को पीट कर क्या होगा? असली मुसीबत तो वह काला साया है जो इन्हें ओवरशैडो किए हुए है। इसीलिए तो मैंने महामानव को बुलाया है। महामानव की मानसिक शक्तियाँ आदिवासियों और वन्य प्राणियों को हल्का नुकसान पहुंचाएगी, पर उनका असली निशाना यह ओवरशैडो है। देखो, मानव के मानसिक वारों से उनके सिरों पर मंडराते काले साए नष्ट हो रहे हैं। किरणें ना मिलने से मेरा मस्तिष्क सुप्त अवस्था में चला गया था। लड़के, मुझे मानसिक संपर्क साध कर एक तरह से तूने मुझ पर एहसान ही किया है। तेरे मानसिक संपर्क की चोट ने मेरी मूर्छा तोड़ दी, वरना जाने कितनी देर बेहोश रहता मैं। आँख खुलते ही मैंने देखा कि इस ग्रह का एक डायनासोर मुझे अपना निवाला बनाने ही वाला था। लेकिन उससे पहले कि मैंने उसे उसे वहीं पहुंचा दिया जहां उसके धरती वाले भाई बंधु कई करोड़ों साल पहले पहुंच चुके हैं। मेरे मानसिक वार से डायनासोर के परखच्चे उड़ गए। मानसिक संपर्क की मदद से मैंने तुम्हारा दिमाग पढ़कर सारी स्थिति जान ली। अब यह साया मेरे मानसिक वारों से नहीं बच सकते। उफ, इस महामानव के यहाँ आने की मैंने उम्मीद नहीं की थी। इसके मानसिक वार तो तेजी से मेरी ओवर शैडो नष्ट करते जा रहे हैं। किसी भी क्षण वह यह मुझे अपना निशाना बना लेगा। आह! सही समय पर मैंने खुद को उस आदिमानव के शरीर से अलग कर लिया, नहीं तो यह भीषण मानसिक पार मेरे परखच्चे उड़ा देता। मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मुझे यह इस ग्रह से भागना होगा। काला साया भाग रहा है। वह एक मानस रूप है। उसे सिर्फ तुम्हारी मानसिक शक्ति ही पकड़ सकती है। मानव महामानव, रोको उसे। मैं नहीं कर सकता ध्रुव। जीवनदायी सूर्य की किरणें ना मिलने के कारण मेरी मानसिक शक्तियाँ क्षीण पड़ रही है। धत, साया हाथ से निकल रहा है। मैं अपने इस शक्ति ऊर्जा रूप से उसे पकड़ने की कोशिश करती हूँ। मेरी शक्ति ऊर्जा रूप देवी काली की विध्वंसक शक्ति का ही ऊर्जा रूप है। यदि मानसिक ऊर्जा इस मानस रूप को कैद कर सकती है तो यह देव ऊर्जा भी अवश्य कैद करेगी। प्रागैतिहासिक ग्रह को छोड़कर भी काले साए का पीछा मुसीबत से नहीं छूटा था। यह क्या है? शक्ति का ऊर्जा रूप? महान मानव के मानसिक ऊर्जावार ने तो पहले ही मुझे लोप होने की कगार पर पहुंचा दिया है। अब यह शक्ति तो मेरा नामो निशान मिटा कर ही मानेगी। बता, कौन है तू और हमें मारने की कोशिश क्यों कर रहा था? ओह, यह देव ऊर्जा मेरे मानस रूप को असहनीय दर्द दे रही है, पर साथ ही पोषित भी कर रही है। मेरा मानस रूप इस देव ऊर्जा को सोख रहा है। जैसे विष अधिक मात्रा में मानवों के लिए जानलेवा होता है,
पर उसका प्रयोग संतुलित मात्रा में किया जाए तो यह औषधि का काम करता है। एक तरीका है जिससे शायद मेरा काम बन जाए, मुझे वहीं आजमाना होगा। अपने अस्तित्व को दांव पर लगाकर साई ने शक्ति के ऊर्जा रूप की ऊर्जा शक्ति तेजी से सोखना शुरू कर दी। नतीजन फौरन निकला। क्या हुआ शक्ति? साया मेरी ऊर्जा शक्ति को छोड़कर शक्ति अर्जित करने लगा है। मुझे अपनी तंद्रा भंग करनी पड़ी। हा हा हा। तरकीब काम कर रही है। शक्ति ने घबराकर अपना ऊर्जा रूप किया है। मैं कहीं उसकी पूरी ऊर्जा न सोख जाऊं। जबकि सच तो यह है कि अगर मैं एक अंश भी उसकी ऊर्जा और सोखता तो मेरा मानस रूप भी वैसे ही खिल खिल होकर इस पूरे ब्रह्मांड के में बिखर जाता, जैसे नागराज ने मेरे शरीर को खिल खिल करके ब्रह्मांड में बिखेर दिया है। ब्रह्मकण ऊर्जा अब भी मेरे विखंडित हुए शरीर के कण कण में विद्यमान है। बस यदि मुझे कोई साधन मिल जाए तो वैसे भी ब्रह्मांड रूप में बिखरे मेरे कणों को आपस में जोड़ दे, जैसे नागराज के साथ हुआ। अरे हाँ, नागराज के आणविक कण उस समय सम्मिलित हुए जब परमाणु एस्ट्रॉइड बेल्ट को लेकर सूर्य की ओर बढ़ रहा था। ब्रह्मांड ब्रह्मकर्ण ऊर्जा ने परमाणु के एटॉमिक शक्तियों को हजारों गुना अधिक एम्पलीफाई कर दिया है। परमाणु की शक्तियाँ ही मेरे शरीर को दोबारा जोड़ सकती है, लेकिन मैं परमाणु से ऐसा करवाऊंगा कैसे? विकृत का मानस रूप नहीं जानता था कि उसकी इच्छा जल्दी पूरी होने वाली है। पृथ्वी पर परमाणु और नागराज एंथोनी की सारे वस्तु स्थिति समझा चुके थे। लेकिन इन रक्त पिपासुओं को जड़वत करने के पीछे क्या था? हम लोग दूसरे हिस्से में थे जब परमाणु को प्रग्रहियों के पृथ्वी पर आगमन के संकेत मिले। नहीं आए हैं। शुरुआत में हमें लगा किसी युद्धक ग्रह ने परमाणु को खत्म करने के लिए अपने ट्रूपर्स भेजे हैं, पर जब कारा ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो उसके पिप्सोन ग्रह के रक्त पिपासुओं के आगमन की खबर लग गई। कारा ने अपने पिप्सोन वासियों की शक्तियों पिप्सोन ग्रहवासी तो आखिरकार रक्त पिपासुओं ने धरती का रुख कर ही लिया। क्या देखा तुमने कारा? कौन है ये पिप्सोन ग्रह के रक्त पिपासु? इन्हें असुर कहो, काली की तरह यह भी रक्तपान करते हैं। रक्त इनकी शुदा है, इनकी शक्ति का स्रोत है। असुर? पिशाच? क्या सुदूर ब्रह्मांड के ग्रहों पर ऐसी शक्तियां भी बसती है? मेरा भी यही सवाल है कि पृथ्वी के अलावा पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ दो तरह की सभ्यताएं हैं। एक जो मानवों के अतीत है, मानवों से अति विकसित है और उनका चुटकियों में विनाश कर सकती है, और दूसरी जिनका विनाश मानव पल भर में कर सकते हैं। पर साइंस वाला एंगल जुड़ जाएगा, यह कभी नहीं सोचा था। तुम लोगों ने इन सभ्यता के बारे में कभी कुछ नहीं जाना, क्योंकि इन सभ्यताओं ने खुद को मानव सृष्टि से दूर रखने का वचन लिया था। ब्रह्मांड संहिता में देवों और असुरों के अलग अलग ग्रहों पर बसने वाली सभ्यताओं को यह निर्देश दिया गया था कि वे कभी पृथ्वी का रुख नहीं करेंगे। इस पूरे प्रकरण की शुरुआत पुरातन काल मानव पृथ्वी पर अपनी सभ्यता का विस्तार कर रहे थे, लेकिन देवों और असुरों के पास अपने विस्तार हेतु पर्याप्त साधन नहीं थे। देवता और उनकी संतानों से उत्पन्न होने वाली ऐसी अनेक देव जातियां थी जिन्हें विभिन्न कारणवश स्वर्ग में जगह नहीं दी जा सकती थी। वे पृथ्वी पर भी मानवों के साथ नहीं रह सकते थे। इनमें से कुछ देव जातियां पृथ्वी पर मानवों की नज़रों से बचकर उनके मध्य ही रहने लगे, पर सभी देव जातियों के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं था। यही समस्या असुर जाति के लिए थी, जो कि असुरों से उत्पन्न हो रहे थे। इनकी संख्या इतनी अधिक थी कि असुरलोक में इनका रह पाना संभव नहीं था। पृथ्वी पर यह मानवों के लिए मुश्किल का समय सबब बनते था। तभी इस समस्या को देखते हुए प्रजापति ब्रह्मा ने ब्रह्मांड के विभिन्न सुदूर ग्रह पर इन जातियों को बसने की अनुमति दे दी। इन विभिन्न देव और असुर जातियों और ब्रह्मांड की शक्तियों के प्रयोग व नियमों को लेकर प्रजापति ब्रह्मा ने, जिसके अनुसार इन सभी जातियों का पृथ्वी और मानवों से संपर्क निषेध कर दिया गया। फिर यह ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन करी पृथ्वी पर इन्होंने ब्रह्मांड संहिता का सबसे अहम नियम है कि संसार की कोई भी सभ्यता कभी भी नहीं करेगी। एक बार पृथ्वीवासियों द्वारा ब्रह्मांड संहिता तोड़े जाने से अन्य सभी ग्रहवासियों को भी ब्रह्मांड संहिता के उल्लंघन का मौका मिल गया। नावी दिल्ली शहर का ट्रैफिक हो गया। एक बंदा अगर गलती से गलत लेन में घुस जाए तो पूरी पब्लिक जानते बूझते उसके पीछे। यह मजाक का विषय नहीं है परमाणु,
तुमने शायद मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी। रक्त पिपासु ने माँ काली के रौद्र रौद्र काली रूप के पसीने की बूंद से उत्पन्न हुए असुर हैं। इसीलिए इनमें असुरी शक्ति के साथ साथ देव गुण भी मौजूद हैं। तुम्हारे शरीर में बहता देव कालजयी का विष भी उन्हें गला तो सकता है पर मार नहीं सकता। पिप्टोन ग्रह का 3/4 भाग रक्त था जो कि इन रक्त पिपासुओं की बढ़ती तादाद के कारण सूख गया। अब इनके पास प्राकृतिक रक्त का केवल एक ही स्रोत है, पृथ्वीवासी, और ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने से उन्हें ढूंढ कर निकाल सकते हैं। 1 मिनट, तुमने कहा कि यह ब्रह्मांड के किसी भी कोने से मानवों को ढूंढ कर निकाल सकते हैं? हाँ, मानव रक्त के प्रति इनके असुर है। इसका मतलब हम इनका प्रयोग ब्रह्मांड के विभिन्न ग्रहों पर बिखरे गए मानव को ढूंढने के लिए कर सकते हैं। पुण्य को खाना खिलाना पुण्य का काम होता है, मानता हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरी मानव जातों को इन पिपासों के। वाह, परमाणु की आणविक शक्तियाँ ब्रह्म कण ऊर्जा से भरी हुई है, और जिस मात्रा में परमाणु इनका शरण कर रहा है उससे जल्दी ब्रह्मांड में बिखरे मेरे शरीर के कण सम्मिलित हो जाएंगे। परमाणु को अंदेशा भी नहीं था कि उसकी शक्ति से उत्पन्न हुआ गुरुत्वाकर्षण उसके और मानवता के शत्रु को जीवन दान दे रहा है। हा हा हा, उत्तम।
अति उत्तम। मेरा शरीर तेजी से पुनर्निर्मित हो रहा है। मुझे ध्यान रखना होगा कि अपनी पहली वाली गलती दोबारा न दोहराऊं। किसी भी अन्य ब्रह्मांड रक्षक से नहीं उलझना है। ब्रह्मांड को अपने काबू में करना है तो ब्रह्मांड रक्षक का सामना करना होगा, और उसके लिए मेरे पास प्लान है। आपके पृथ्वीवासियों को तेज दी जा रही है, क्योंकि हमारे ग्रह मैक्रोटाइम पर सिर्फ मेटिया ह्यूमंस हैं जिन्हें भोजन की आवश्यकता नहीं है। समझने की कोशिश करो। पता था कि ये भरोसे के लायक नहीं है, मुझे तुम्हारे भरोसे पर भरोसा था। अच्छी बात यह है कि ब्रह्मांड के ज़्यादातर ग्रह वाले पृथ्वीवासियों को अपने से इतना कमतर समझते हैं कि हमेशा और कॉन्फिडेंस में रहते हैं। बात हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तुमने तो अपनी मित्रता का सबूत दे दिया, अब हमारी बारी है मैत्रीपूर्ण तरीके से तुम्हारी चिंदिया उड़ाने का। उससे तुम्हारी उंगली हिलने से पहले ही मेरी मानसिक तरंग इस ग्रह को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले संयंत्र में कार्यरत वर्कर्स को सिग्नल दे देगी। इसकी आबो हवा बदल जाएगी। तुम्हारा फैसला है। जीती हुई बाजी हार चुके थे। इन्हें अभी मत मारना ब्राटोनिक, इन्हें हमारी एक्सट्रीम सिक्योरिटी। मैंने ब्रेन वेब्स में
से षड्यंत्र ऑपरेटर को सिग्नल भेज दिया है। कुछ ही देर में जहरीली वायु से पृथ्वीवासी कीड़ों की तरह तड़प कर मरेंगे। कोर्ट के आदेश पर मैक्ट्रिन वायु इसके बाद ट्रांसफ्यूज हुए पृथ्वीवासी वाकई मृत्यु की कगार पर पहुंच गए थे, पर करोड़ों के हुजूम में कुछ चंद मुट्ठी भर ऐसे भी थे जिन्हें अपनी जान की फिक्र नहीं थी। उनका उद्देश्य था मानवता की रक्षा करना। चारों ओर देख लिया है मैंने। यहाँ से उत्तर पूर्वी दिशा में लगभग 12,000 किलोमीटर दूर एक विशाल एलियन क्राफ्ट हवा में तैर रहा है, जो कि वास्तव में एक संयंत्र है। उस संयंत्र से ही उस पूरे ग्रह की वायु संरचना कंट्रोल हो रही है, और वहाँ इस ग्रह के खतरनाक ट्रूपर्स का जबरदस्त पैरा है। वायु संयंत्र मतलब मेरा ख्याल सही था मिस्टर रसायन। क्या तुम इस केमिकल लोचे को ठीक कर सकते हो? तुमने शायद गुणागर की बातें नहीं सुनी। संयंत्र पर खतरनाक ट्रूपर्स का जबरदस्त हमला है। मुझे आत्महत्या करने की कोई शौक नहीं है। मरोगे तो ऐसे भी बेवकूफ़, जिंदगी को मौत के जबड़ों से खींचने की जंग लड़ते हुए मरना कायरों की तरह बैठकर लड़ने से कई बेहतर है। यहाँ चारों ओर एलियन ट्रूपर्स तैनात है। हम संयंत्र तक पहुँचेंगे। सिक्योर हो रहा। हम यह क्या करें? तुम्हें लगता है ये काम करेगा? उसने कहा है कि करेगा तो करेगा। ध्यान दो, ट्रूपर्स हम पर फायर करने वाले ही हैं। फायर ही करने ही वाले हैं। 9-2-11। ट्रूपर्स इन विशिष्ट पृथ्वीवासियों की शक्तियों से वाकिफ नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, पृथ्वीवासी उसके सरों पर सवार थे। बड़े ऊर्जावार कर रहे थे ना? जरा इस ऊर्जा को चख कर देखो। ऐसी ऊर्जा का वार कभी जिंदगी में नहीं चखा होगा तुमने। इनके मशीनी शरीरों में इतनी वाष्प भर देगा स्टीमर कि यह जंग खाए लोहे के ढेर बनकर रह जाएंगे। शैतान का बाप है तू लड़के। जब सभी पृथ्वीवासी इस अज्ञात ग्रह पर मौत से जूझ रहे, तब तू सुपर वुमेन्स को इकट्ठा कर रहा था। तूने इन प्रग्रहियों के ग्रह पर इन्हें ही खत्म करने की पूरी स्कीम तैयार कर ली, और टीम भी। पृथ्वीवासियों पर वार करके ट्रूपर्स को नष्ट करके उनका यह रोवर भी हथिया लिया तूने। नौरत्न दुबे, तुमने अपना काम कर लिया। अब तुम्हें वापस लौटना है और गुणाकर के साथ मिलकर इस ग्रह पर मौजूद सभी पृथ्वीवासियों को एक जगह एकत्रित करना होगा। बीमारी को उपचार के लिए नीम हकीम गुणाकर के साथ ही मौजूद हैं। इस षड्यंत्र के दरवाजे शायद कोड लॉक्ड है। वह स्टीम बनकर भी इनके पार नहीं जा पा रहा। हमारी कोशिशें भी नाकामयाब हुई। हम इस दरवाजे के पार ट्रांसमिट नहीं हो पाए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की फुहार भी इस दरवाजे को गला नहीं पा रही। लो फ्लॉप हो गई तुम्हारी स्कीम। काश इस दरवाजे को तोड़ने के लिए अडिग हमारे साथ होता। अडिग नहीं, नहीं तो ना सही, लेकिन दरवाज़ा टूटेगा। इधर कोई आ रहा है। लगता है ट्रूपर्स हमारी उम्मीद से पहले यहाँ पहुँच गए। ये ट्रूपर्स नहीं है, हमारी बैकअप टीम है। यह है टन, प्राचीन भारतीय योग विद्या द्वारा इसने अपने शरीर को अभेद्य फौलाद में बदल दिया है। फिर भी बेचारा मेरे फॉर्मल चाचू स्टील से पिट गया और पहुंचा मेरी भूतपूर्व आंटी वंडर वुमेन की शरण में, जिसने प्राचीन योग में अपने उन्नत विज्ञान का तड़का लगाया, और मुझे लो बजट वाला अडिग मिल गया। दोबारा मुझे इस नाम से पुकारा तो तेरा भी हाल इस दरवाजे जैसा होगा। मेरे दूसरे कंटेस्टेंट है से तो आप भी वाकिफ़ होंगे, लोहार के ब्रांड एम्बेसडर हैमर। यह टाइटल मुझे पसंद आया छोकरे। टन हैमर और किंग कोंग की सम्मिलित शक्तियों के सामने। और यह है मेरे कंटेस्टेंट नंबर 3, किंग कोंग। बहुत बक बक करता है तू लड़के।
यह किंगकोंग की मजबूरी है कि इस वाहियात ग्रह से निकलने के लिए मुझे तुम लोगों के साथ समझौता करना पड़ रहा है। टन हैमर और किंगकोंग की सम्मिलित शक्ति के सामने 12 फुट मोटा अभेद्य धातु का दरवाजा भी ना टिक सका। अब यहाँ से तुम्हारा काम शुरू होता है मिस्टर रसायन। तुम्हारे पास ज़्यादा समय नहीं है। वायु अब इतनी जहरीली हो चुकी है, 5 मिनट बाद कोई भी पृथ्वीवासी जिंदा नहीं बचेगा। अगर 5 मिनट में सिचुएशन नहीं संभल पाया तो एसिड से डूब कर मरेगा मिस्टर रसायन। सुपर इंडियन और उसकी टीम वायु षड्यंत्र का मुख्य द्वार भेज चुके थे। इधर डोगा और स्टील के पास खुद को आज़ाद कराने का कोई कारगर उपाय नहीं था। हम तो अब क्या प्लान है? बिना बैकअप सपोर्ट के हम यहाँ से नहीं निकल सकते। और इस ग्रह पर ऐसा कोई नहीं है जो हमें यहाँ से निकाल सके, क्योंकि किसी के पास भी वह तकनीक और ऐसा जिगर नहीं था जो कि इस हाईटेक स्पेस प्रिजन सेल को भेद कर हम तक पहुँच सके। इस प्रिजन के पहरे पर तैनात ट्रूपर से पार पाना किसी के लिए नामुमकिन था। यह उस प्रिजन सेल की एंट्रेंस लगती है। इसका दरवाज़ा बिना शोर किए तो किसी हाल में नहीं खुलेगा। बंदूकों का शोर बाकी ट्रूपर्स को ध्यान हमारी ओर खींचेगा। इन मशीनों पर ग्रहियों से निपटने के लिए हमें हथियारों की नहीं, औजार की ज़रूरत है। मैकेनिक को अंदाजा नहीं था कि प्रिजन सेल के दरवाजे को डिसमेंटल करते ही सेल के भीतर फिट एलियन स्नाइपर लेजर्स का रुख उसकी ओर मुड़ गया था। अगले ही क्षण लेजर से राख का ढेर। कितने भी औजार ले आओ, युद्ध में निर्णायक फैसले सिर्फ हथियारों से होते हैं। बैडमैन मैकेनिक, तुम दोनों ने हमें कैसे ढूंढा? इसके लिए अपने फॉर्मल भतीजे को धन्यवाद दो। छोकरा ना सिर्फ तुम लोगों की हर गतिविधि पर नज़र रखे हुए था, बल्कि पृथ्वी से आए लोगों में से वॉर और आईसीयू मेंबर्स को खोज खोज कर एकजुट भी कर रहा था। और डोगा पर सूपी ने एक छोटा सा बगिंग डिवाइस भी प्लांट कर दिया था। ये केबल्स तो विशालकाय अजगर की तरह लील जाने पर उतारू है। इस ग्रह के मशीनी दानवों को बताने का समय आ गया है कि जब फर्ज की मशीन क्रियाशील होती है तब हर खतरा होता है निष्क्रिय। प्रोटोप्लास्ट द्वारा मेरा पुराना शरीर नष्ट करने के बाद अनीश और श्वेता द्वारा बनाया गया मेरा यह नया शरीर पहले से कई गुना अधिक प्रेशर सह सकता है और पहले से हजारों गुना अधिक पावर के साथ वार कर सकता है। मेरा यह शरीर तो अडिग को भी चीर सकता है। तुम्हारी बिसात ही क्या है मशीनें कीड़ो। सबसे पहले हमें इस ग्रह के आकाओं को ख़त्म करना होगा। उन्हें अब तक इस जेल ब्रेक की खबर लग गई होगी। वे किसी भी पल इस ग्रह की वायु को जहरीला करके पृथ्वीवासियों को मौत की कगार पर पहुंचा देंगे। अब उनके लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं है। सुपर इंडियन के नेतृत्व में सुपर स्क्वाड उस वायु संयंत्र को इन्फिल्ट्रेट कर चुकी है जो इस ग्रह की वायु कंट्रोल करता है। डोगा सही था। मैक्रोबोट और बटोनी को प्रिजन ब्रेक की खबर अपनी इस हरकत से तुमने अपनी और पृथ्वीवासियों की निश्चित मौत का और दर्दनाक बना दिया है। अगर डोगा को जानता होता तो ऐसे बोलने की हिमाकत नहीं करता। इंसानियत को बचाने के लिए मशीनों के मुंह से भी चित्कार निकलवा सकता है डोगा। और शुरू हो चुका था रात के रक्षक डोगा और मैक्रोटाइम के सबसे शक्तिशाली वॉर कमांडर बटोनी के बीच एक आमरण द्वंद्व, जिसका अंत दोनों में से किसी एक के अंत के साथ होना था। पर डोगा अनगिनत बार ऐसे द्वंद्व लड़ चुका था जब प्रतिद्वंदी उससे कई अधिक प्रबल और शक्तिशाली हो। हमें डोगा की मदद नहीं, डोगा किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। इंसानियत को जिंदा रखने का जज्बा ताकत का सैलाब बनकर दौड़ता है डोगा की रगों में। तकनीक और शक्ति भले ही मैक मैक्ट्राइमवासी डोगा से उन्नत ले आए, पर यह जुनून, यह जज्बा कहाँ से लाएंगे? गलती हो गई हमसे। मौका रहते ही तुम पृथ्वीवासी कीड़ों को मसल देना चाहिए था। गलती तो वाकई हो गई तुम भंगार के कनस्त्रों से जो पृथ्वीवासियों को कीड़े समझ बैठे तुम। पृथ्वी का इतिहास गवाह है कि देवताओं को भी मानवों की सहायता की जरूरत पड़ती है। माना कि मानव सभ्यता में अनेक खामियां हैं। माना कि अपनी गलतियों से मानवों ने कई बार अपने और सृष्टि के अस्तित्व को खतरे में डाला है। लेकिन अपनी गलतियों से सबक सीखकर और उन्हें सुधार कर आगे बढ़ना आता है। अगर तुम लागे पृथ्वीवासियों के साथ सामंजस्य बनाकर
काम करते तो इस समस्या से निपटने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलता। पर तुम्हारे जैसी असभ्यताएं सभ्यताएं तो जो अपनी असीम शक्ति और उन्नत विज्ञान के दम में चूर यह भूल जाती है कि विध्वंसकारी शक्तियां बारूद के उस विशाल ढेर के समान ही है जिसका विनाश करने के लिए एक छोटी सी चिंगारी ही काफ़ी है। यहाँ आते समय मैंने इस पूरे स्पेस स्टेशन में बम प्लांट कर दिए हैं, हमारे यहाँ से निकलते ही होगा। वाकई तुम पृथ्वीवासियों की ताकत को बहुत कम करके आंका था हमने। मैं नहीं जानता था कि हमने स्कैनर्स के अनगिनत बार स्कैन करने के बावजूद तुम पृथ्वीवासी इन हथियारों को हमारी नज़रों से छुपाए रखने में कामयाब कैसे हो गए। पर इन मुट्ठी भर हथियारों से तुम ब्रह्मांड के सबसे उन्नत तकनीक के लड़ाकों को मात नहीं दे सकते। ट्रूपर्स, खत्म कर दो इन्हें। वायु षड्यंत्र भी भीषण महासंग्राम का आगाज हो चुका था। शाबाश सुपर स्क्वाड, यह आखिरी मौका है, दिखा दो इस पूरे ब्रह्मांड को कि तुम सिर्फ कमअकल कुंद दिमाग बल बेल बुद्धि मीट की दुकान नहीं हो। बहुत बोर्ड बोला है यह छोकरा। जब हम धरती पर वापस पहुंचे तो याद दिलाना इस छोकरे का टेटुआ मरोड़ेगा। मिस्टर रसायन के पास भी अपने वादे पर खरा उतरकर दिखाने के लिए 5 में से मात्र 3 मिनट का समय था। इस मुसीबत की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। यह पूरा षड्यंत्र संयंत्र यंत्रों और जैविक कोशिकाओं से बनी साइबोर्ग मशीनों से निर्मित है, जो कि मेरे से भीतर घुसते ही पल भर पर मुझ पर पिलर पड़ी है। यह जिन केमिकल से मुझ पर वार कर रहे हैं उनमें से कई तो शायद पृथ्वी के पीरियोडिक टेबल पर होंगे भी नहीं, पर इतना निश्चित है इनका हल्का सा स्पर्श मुझे पीरियोडिक टेबल पर एक ना एक केमिकल के रूप में स्थापित कर देगा। मुझे ठीक सामने विशालकाय वेसलेस दिखाई दे रहे हैं। षड्यंत्र से अलग अलग गैसेज बनाकर उन गैसेज को इन अलग अलग वेसल्स में स्टोर किया जाता है। वेसल्स से 2 सेट ऑफ केबल्स निकल रहे हैं। एक सेट इन संयंत्र के उन बाहरी केबल से जुड़ा है जो कि यहाँ बनने वाली हवा को पूरे ग्रह पर पहुँचाता है, और दूसरा सेट इन केबल्स का है जो कि उस कंट्रोल पैनल्स तक जा रहा है। यह कंट्रोल पैनल इन वेसल से गैसेस के मिश्रण का अनुपात कंट्रोल करता है। मुझे इस कंट्रोल पैनल तक पहुंचना होगा। उफ, एक तो इस ग्रह के वायुमंडल में ऑक्सीजन वैसे ही कम होती जा रही है, ऊपर से ये जैविक मशीनें जो ज्वलनशील केमिकल उगल रही है वे आपस में क्रिया करके ऐसे गैस उत्पन्न कर रही है जिससे सांस लेना दुभर हो रहा है। वातावरण या ऑक्सीजन के घटते अनुपात का प्रभाव संयंत्र के बाहर मोर्चा संभाले योद्धाओं पर भी पड़ रहा था। सांस नहीं आ रही है, तो दम घुट रहा है, बिना पर्याप्त ऑक्सीजन के वाष्प में नहीं नहीं रह सकता। शारीरिक कदकाठी में बड़े होने के कारण इनके फेफड़ों की अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसके ना मिलने से इनका दम घुट रहा है। दम मेरा भी घुट रहा है, पर अभी मेरी हालत इनके जितनी बदतर नहीं हुई है। ये फिलहाल ट्रूपर से लड़ना तो दूर, खुद का अपना बचाव नहीं करने के लायक भी नहीं है। जब तक रसायन अपना काम नहीं कर लेता मुझे ही इनको संभालना होगा। पर सवाल तो यह था कि क्या रसायन अपना काम समय रहते कर पाएगा। अ, दम घुट रहा है। लगता है सुपर इंडियन और सुपर स्क्वाड सफल नहीं हुए। पृथ्वीवासी कीड़ों, मैक्ट्रायम, तुम मानवों से लाखों साल पुरानी सभ्यता है। आज के समय में लाखों वर्ष बाद तुम मानव भी हम मैक्टेरियम जैसे दिखाई दोगे। तब शायद तुम इस लायक बनोगे कि हमसे मुकाबला कर सको। लेकिन अब वह समय नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारी इस मानव सभ्यता भी तुम्हारे साथ ही खत्म होगी। सबसे पहले इस ग्रह के मानवों का सर्वनाश होगा। इसके बाद मैक्ट्राइम्स के ट्रूपर्स अन्य विध्वंसी ग्रहों के साथ मिलकर इस ब्रह्मांड से मानवों का अस्तित्व मिटा देंगे। पूरी मानवता के भविष्य का निर्धारण अगले चंद पलों में होने वाला था। पर क्या वाकई मानवता इतनी कमजोर है कि उसका अस्तित्व चंद पलों और उससे उन्नत सभ्यता का मोहताज बनकर रह जाए। इन मशीनों को यहाँ इतनी ऊष्मा उत्पन्न कर दी है कि वातावरण से रही सही ऑक्सीजन भी खत्म हो रही है। मानवता तो एक जज्बा, एक जुनून है जो सिर्फ डोगा और ब्रह्मांड रक्षक जैसे नायकों के रगों में नहीं बहता। यही जुनून यही बहता, यही जुनून है जो मानव में इंसानियत को जिंदा रखे हुए। यही वह जज्बा है जो खलनायकों को महानायक बना देता है। मेरे दोस्त और मेरे दुश्मन दोनों ही यह नहीं जानते कि मेरे दोनों फेफड़े बुरी तरह गल कर लगभग खत्म हो चुके हैं। जेल में वह उल्लू का पट्टा डॉक्टर मुझे यानी रुपेश को चूजा बनाने आया था। मैं तो कब का मर चुका था, पर मेरे बनाई
प्रिजर्वेटिव केमिकल्स ने मुझे जिंदा रखा है, और यह गुण रचयिता ने मानवों के अलावा ब्रह्मांड की किसी भी जाति को नहीं नवाजा है। जानने के लिए पढ़े तिरंगा का कॉमिक्स मिस्टर रसायन। इन केमिकल्स ने कुछ समय के लिए मेरा जीवन तो बढ़ा दिया, पर मुझे ब्लड कैंसर जैसा असाध्य रोग भी दे दिया। कुछ ही समय में मौत मुझे अपने आगोश में लेने वाली है। मेरा रुपेश वाला वजूद तो मेरी बहन की मौत के साथ ही मर गया था। मिस्टर रसायन भी चंद महीनों का ही मेहमान है। मेरा झगड़ा हमेशा तिरंगे टिड्डे से रहा है, पूरी मानव जाति से नहीं। अगर मरना ही हो तो रसायन खलनायक नहीं नायक बनकर जाएगा। हो सकता है कि अगला भारत रत्न मुझे ही मिले। मैं यहाँ संयंत्र में मौजूद इन विशालकाय कंटेनर्स में मौजूद इन केमिकल्स का एनालिसिस कर चुका हूँ। ये केमिकल्स ही वह गैसेस जनरेट कर रहे हैं जो कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर इस पूरे ग्रह के वातावरण को जहरीला कर रही है। मेरी कैलकुलेशन के अनुसार मेरे शरीर में जो केमिकल्स मौजूद है उनका रिएक्शन संयंत्र में मौजूद केमिकल्स को निष्क्रिय कर देगा। बस ये मेरे पास आखिरी मौका है। मैं शारीरिक शक्ति में इनका मुकाबला करने के लायक नहीं हूँ। मुझे किसी भी तरह इन्हें डोज देते हुए इन कंटेनर्स तक पहुँचना होगा। मैं नहीं जानता इन केमिकल्स के मेरे शरीर के केमिकल से रिएक्शन का मुझ पर क्या असर होगा, पर मानवता को बचाने के लिए मुझे अपना बलिदान देना होगा। मिस्टर रसायन के बलिदान की गूंज बाहर तक गूंजमान थी। ये धमाका लगता है रसायन कामयाब हो गया। यह हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धमाका। उसने बोला था नाकामयाब हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डूब मरेगा। अब हाँ, हम मरेंगे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लास्ट नहीं करता जाहिल। और ऐसा सिर्फ मुझे ही लग रहा है या फिर हवा साफ हो रही है? सांस खुल कर आ रही है। अब सांसें बंद भी हो जाएगी। अब देर हो गई, ट्रूपर्स वार कर चुके हैं। बंद होगी। अब सिर्फ बोलती बंद होगी। मेहरबान कदरदान खानदान और पीकदान आ रहे हैं नए फ्लेवर और बिल्कुल नए तरह में आपके दिलों पर राज करने और खोपड़ी पर खाज करने। सबका प्यारा मम्मी का दुलारा, अपनी बहन के दिल का चमकता तारा, जो चुरा लेन दिन का चैन मिलाकर अखियाँ से नैन, वह है मिस्टर रसायन। मिस्टर रसायन, तुम कुछ बदले बदले नजर आ रहे हो। मिस्टर रसायन, अजीब बात है, इसके शरीर से खून नहीं अजीब अजीब रसायन निकल रहे हैं। यह तो गया। अब इन ट्रूपर्स पर ध्यान दो, वरना हम सबके चिथड़े लोथड़े उसके साथ मिले हुए नजर आएंगे। अचानक मिली शक्ति ने शायद दिमाग खराब कर दिया इसका। और कॉन्फिडेंस में मारा गया था बेचारा। कहो कि बकवास बंद करें। मिस्टर रसायन का उड़ा हुआ सर बोल रहा है, यह क्या जादू है? ऐसी नज़रों से ना देख मुझे सुपी, कहीं बुखार ना हो जाए तुझे। इस संयंत्र में मौजूद विभिन्न केमिकल्स का केमिकल लोचा है यह, जिसने मिस्टर रसायन को अमर बना दिया है। हा। केमिकल्स लोचा, डिटेलिंग में कभी और जाएंगे मेरी जान। फिलहाल जान बचाने पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। मेरा शरीर अब अपने आप में ही चलती फिरती केमिकल फैक्ट्री है, और इन ट्रूपर से निपटने के लिए बिल्कुल सही केमिकल है मेरे पास। लीरिल की प्रीति जिंटा बना दूंगा इन्हें। यहाँ जिंदा रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की ही नहीं बल्कि कारतूस और बारूद की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। हमारा स्टॉक पूरी सेना का मुकाबला करने के लिए नाकाफ़ी है। वातावरण में ऑक्सीजन शुद्ध हो रही है। अपने ऑक्सीजन चैम्बर से जितनी ऑक्सीजन भर सकते हो भर लो। स्टील ये एलियन सेना का मुकाबला करने के लिए ज़रूरत पड़ने वाली है। मैकेनिक और उसके ऑटोमेटेड स्क्रू ड्राइवर्स इन ट्रूपर्स के वारशिप को अकेले धुर्री उड़ा रहे हैं, लेकिन बिना हथियारों और बैकअप के इतनी विशाल सेना का आमना सामना करना असंभव और थोड़ा मुश्किल है। कैसी भी हो प्रॉब्लम, हर प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। सर्दी जुकाम बदन दर्द या बुखार, हर मर्ज में वो फिर द वन एंड ओनली वन, ट्रूली ऑसम सुपर इंडियन। टीम भी दोगुनी बोल रही थी। आंखें खोल कर देख मैक्रोबॉट, ये वही पृथ्वीवासी है जिसे तू कीड़ा मकोड़ा बोल रहा था। देख कैसे तेरे विनाशकारी अति विकसित ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ लड़ाका ग्रह की ईंट से ईंट बजा दी इन पिछड़े हुए पृथ्वीवासियों ने। हमारा कंट्रोल शिप नष्ट कर दिया, वायु संयंत्र पर कब्जा कर लिया। वाकई तुम मुट्ठी भर पृथ्वीवासियों ने हमें बर्बाद कर दिया, पर तुम उन करोड़ों पृथ्वीवासियों को भूल गई जो हमारे गलत फहमी है। तुम गुणाकर डायनेमिक दुओ नवरत्न
केतु कोयला और इसके जैसे कई अन्य महारथी सुपर स्क्वाड के रूप में विश्व आबादी को रेस्क्यू करने में जुटे हुए हैं। आधुनिक, अति आधुनिक, अत्याधुनिक कोई भी तकनीक ले आओ, कैसी भी ऊर्जा, कोई भी तोप तलवार ले आओ, ऐसी कोई सह नहीं नाश केतु जिसका नाश ना कर सके। इन्हें और इनके लेजर हथियारों को कोयला बना देगा, कोयला। तुम्हारे हाथ रुकने नहीं चाहिए नीगे मकीम, औषधियाँ बनाते रहो और हम जरूरतमंदों तक पहुंचाते रहेंगे। यार दुबे, बस डर मुझे यह है कि इतने ये काम करते करते कहीं हम लोग भले इंसान ना बन जाए। तुम लोगों के पास इतनी भारी मात्रा में असला कहाँ से आया? जिस समय पृथ्वी पर ट्रांसफ्यूजन हुआ उस समय मैं सुप्रीमा आंटी के अड्डे से बैडमैन के साथ मिलकर हथियारों का पूरा जखीरा चुरा कर भाग रहा था। हम दोनों उस जखीरे के साथ ही यहाँ ट्रांसफ्यूज हो गए। यहाँ मैंने डोगा और स्टील को तुम्हारे ट्रोपर्स का मुकाबला करते देखा। मैं समझ गया तुम्हारी ऊर्जा हथियार राख लाख उन्नत सही, पर इन प्रेशराइज वेपन्स के सामने तुम टटपुंजी हो। तुम्हारे ट्रोपर्स कूटनीति की चटनी चाट कर मेरे मासूम भी मैं मंशा भाग गया था। मैंने डोगा पर ट्रैकिंग बग लगाया और विशिष्ट शक्ति वाले मानवों से संपर्क साधकर यह सुपर स्क्वाड तैयार की, जिसकी सहायता से सबसे पहले हमने हथियारों का जखीरा तुम्हारे प्लेनेट की ही एलियन शिप छुपा दिया। जिंदा के हथियारों की तलाश लेने के लिए तुम पृथ्वीवासियों की तलाशी लोगे, की तलाशी लेनी सूझेगी। ड्यूम्स का हाल भी कबाड़े जैसा नहीं। चाहते तो अब पेतरे चलना बंद करो, देशवासियों को वापस पृथ्वी पर भिजवाने का इंतजाम करो। तूने अभी तक मैक्ट्रियम्स के सरफिरेपन को समझा नहीं है लड़के। मेरे शरीर के भीतर एक एक्सट्रैक्शन मोड है जो पूरे मैक्ट्राइम से जुड़ा है। मैंने उसे एक्टिवेट कर दिया है। चंद पलों में मेरे साथ इस पूरे ग्रह के परकच्चे उड़ जाएंगे और साथ ही ब्रह्मांड रक्षकों वासियों के भी। उनका नहीं देखा है उड़न छल्ले। वैसे भी अगर किसी इंडियन के नाम के आगे सुपर लग जाए तो स्वेग अपने आप ही आ जाता है। गुलाबों रंग दे मुझे गेरुआ। मिस्टर रसायन, ये ऐसे भी वेब की पावर दे दी, पर साथ ही इसके दिमाग में केमिकल लोचा भी कर दिया है। यह अच्छी बात है या बुरी? हमारे लिए फ़िलहाल अच्छी है क्योंकि अभी रसायन हमारी साइड है। ये स्टनर केमिकल्स है। ये किसी भी जैविक या यांत्रिक वस्तु को जड़वत कर देता है। अब इसका ऑटो डिस्ट्रक्शन मोड गया तेल लेने। जब तक मिस्टर रसायन की केमिकल्स की परत इस पर है, ना यह फटेगा ना यह ग्रह सुरक्षित है। जब तक हम उन्हें वापस धरती पर पहुंचाने का कोई तरीका नहीं ढूंढ लेते। ठीक उसी समय परमाणु के आणविक बंधनों में से बंधे पिप्सोन ग्रहवासी मानवों की ओर खोजते हुए मैक्ट्राइम तक पहुंच गए। अब यह क्या भला है? समझ में नहीं आ रहा, यह दोस्त है या दुश्मन? प्लेनेट हस्त्रोज, सेम टाइम। यह अच्छा हुआ बड़े भाई ने हमारा काम अकेले ही कर दिया। ब्रह्मांड के विभिन्न युद्धक ग्रहों का पृथ्वी के खिलाफ इस तरह एकजुट होना बेहद खतरनाक स्थिति का सूचक है गगन। मौजूदा स्थिति में कुछ देर के लिए भले ही अडिग ने इस एलियन फोर्सेज को रोक लिया है, पर ट्रांसफ्यूजन से ब्रह्मांड भर में बिखर गए पृथ्वीवासियों को रक्षा इन आक्रमणकारी एलियन से कर पाना नामुमकिन है। बात तो तुम्हारी ठीक है तिरंगा। मौका लगते ही ये एलियंस पहले से अधिक ताकत और आक्रामकता से वार करेंगे। आकाश गंगाओं के खलीफा कहाँ हैं? ऐसी स्थिति में वे हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहे? मैंने और विनाश दूत ने सबसे पहले आकाश गंगाओं के खलीफा से ही संपर्क साधने की कोशिश की थी, पर वे ब्रह्मांड की किसी और बड़ी इमरजेंसी में जुटे हैं। इससे बड़ी और क्या इमरजेंसी हो सकती है? पता नहीं, शायद समय आने पर पता चले। फिलहाल हमें पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी तक पहुंचाने की फिक्र करनी होगी। सावधान साथियों, पिप्सोन ग्रह के रक्त पिपासुओं का विशाल झुंड हमारी ओर तेजी से बढ़ रहा है। रही है पिप्सोन ग्रहवासी रक्त पिपासु है। फिल्म और विनाश करना चाहते हैं। चमगादड़ आ रहा है मेरे सिल बट्टे। ठहरो साथियों, इन रक्त ध्यान से देखो।
मेरा बंधन नजर आ रहा है, जैसे ये सभी बंधे हुए हैं। से अंतरिक्ष देखने में सक्षम है। मैंने पहले जल्दबाजी में गौर नहीं किया, परंतु अब जब तिरंगा ने कहा है तो मैं अपनी तीव्र दृष्टि का प्रयोग कर रहा हूँ, जो कि दिखा रहा है कि यह रक्त सभी पिपासु बारीक परमाणु छल्लों से बंधे हैं। परमाणु छल्ले नहीं जाए पर क्यों? उस ग्रह पर रक्त पिपासुओं को क्यों भेज रहे हैं? कण ऊर्जा ने अगर मेरी शक्तियों को नियंत्रित किया है तो उन्हें आश्चर्यजनक रूप से बहुगुणित करके इनका विस्तार भी किया है। रक्त पिपासुओं ने विभिन्न ग्रहों पर ट्रांसफ्यूज हुए मानवों को ढूंढना शुरू कर दिया है। उनके एटॉमिक स्ट्रक्चर को बांधे हुए मेरे एटॉमिक रिंग्स ना सिर्फ मुझे इन ग्रहों को विजन दे रहे हैं जहाँ ये रक्त पिपासु पहुँच रहे हैं, बल्कि ये मेरे लिए टेलीपैथिक कम्युनिकेशन का माध्यम भी बनेंगे। यह क्या है? इस ग्रह की कोई नई मुसीबत, या फिर वह अज्ञात साया इन सभी मुसीबतों को लेकर आ रहा है? ये तो रक्त पिपासु हैं, माता काली के पसीने से उत्पन्न हुए दैविक असुर। रक्त पिपासु तो कभी भी पिप्सोन से बाहर नहीं निकलते थे। इनके यहाँ आने का मतलब है ब्रह्मांड संहिता का उल्लंघन। परमाणु के साथ ब्रह्मकण ब्लास्ट में सम्मिलित होने के कारण ब्रह्मकण ऊर्जा मेरे और अब्रेजन ऑर्बिट में भी विद्यमान हो गई है। दिव्य पुरुषों के अनुसार अनियंत्रित हुई ब्रह्मकण ऊर्जा को वो कंट्रोल नहीं कर सकते। उसी समय मेरे दिमाग में यह आइडिया आया कि अगर अनियंत्रित हुई ब्रह्मकण ऊर्जा परमाणु की शक्तियों पर एम्पलीफाई कर रही है तो इनका मुझ पर भी कुछ असर जरूर होगा, क्योंकि मेरे पास ना वैज्ञानिक शक्तियाँ नहीं देवी। इसीलिए ब्रह्मकण ऊर्जा ने मेरी उस शक्ति को सबसे अधिक असर किया जिसका प्रयोग मैं सबसे ज़्यादा करता हूँ, दिमाग। फिर तुमने अपने दिमाग से महामानव की तरह मानसिक शक्तियों का प्रयोग क्यों नहीं किया? क्योंकि मानसिक शक्तियाँ मेरी शक्तियों का हिस्सा नहीं है ही नहीं। मैं दिमाग का प्रयोग सूझबूझ और तर्क शक्ति के लिए करता हूँ, मानसिक शक्तियों के पार के लिए नहीं। जो शक्ति मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा ही नहीं, उसे ब्रह्मकण ऊर्जा बहुगुणित कैसे करती? पर तुम यहाँ हमारी सहायता के लिए इन समय पर कैसे पहुँचे? दिव्य परिषद ने मुझे अपनी शक्ति का एक अंश प्रदान किया जिसकी सहायता से मैं ब्रह्मांड के किसी भी कोने में बिना समय गवाए पहुँच सकता हूँ। मेरा यहाँ आना सबसे जरूरी था क्योंकि वह अज्ञात साया विक्रताल का ही मानस रूप था। विक्रताल, त्रेता युग का महानतम असुर सम्राट, वह यहाँ कलयुग में कैसे पहुंचा? प्रोफेसर इब्रित विकराल के रूप में जन्म लिया है विक्रताल ने। विक्रताल के रूप में पुनर्जन्म की यादें प्रोफेसर इब्रित विकराल के सुप्त मस्तिष्क में रही और उसे गॉड पार्टिकल यानी ब्रह्म कण और उसकी शक्तियों को हासिल करने के लिए उकसाती रही। दिव्य परिषद ध्रुव को नागराज और विकृत के द्वंद से विकृत की भीतर और अब विक्रताल का एक ही लक्ष्य है, ब्रह्म पिपासों के क्या करती है? चारों ओर बंदी एटॉमिक प्रोब यह साबित कंट्रोल में है। रक्त पिपासुओं के जीवन और इस शक्ति का स्रोत है। यह ब्रह्मा के किसी भी कोने से मानव रक्त सूंघ सकते हैं, यानी परमाणु इन रक्त पिपासुओं की सहायता से ब्रह्मांड भर में ट्रांसफ्यूज पृथ्वीवासियों को लोकेट करके उन्हें वापस पृथ्वी पर लाने की कोशिश कर रहा है ताकि ट्रांसफ्यूजन प्रोसेस को रिवर्स किया जा सके। एटॉमिक रिंग्स ट्रांसमिशन चैनल की तरह मुझे उन सभी ग्रहों से लिंक कर रहा है जहाँ रक्त पिपासु पहुंच चुके हैं। ब्रह्मांड रक्षकों की टीम को भी देख सकता हूँ मैं। मुझे उनसे मानसिक संपर्क स्थापित करना होगा। हमने स्थिति पर नियंत्रण पा लिया है साथियों। ये रक्त पिपासु मेरे अधीन है। आप ब्रह्मांड रक्षकों की सहायता से रक्त पिपासु पृथ्वीवासियों को वापस पृथ्वी पर पहुंचाएंगे। परमाणु की आवाज़। तिरंगा सही था, इन्हें परमाणु ही कंट्रोल कर रहा है। जिस तरह मेरी एस्बेस्टस कॉस्ट्यूम के एटॉमिक फोर्स फील्ड में मेरे चारों ओर वायु का दबाव अंतरिक्ष में भी सामान्य रखती है, जिसकी वजह से मुझे स्पेस सूट या मास्क की आवश्यकता अंतरिक्ष या पृथ्वी से बाहर किसी भी ग्रह पर नहीं पड़ती, वैसे ही एटॉमिक रोप्स अपने दायरे में आने वाले प्रत्येक प्राणी के चारों ओर सामान्य वायुदाब मेंटेन करेगी, जिससे पृथ्वीवासियों को पृथ्वी जैसे ही सामान्य वातावरण का एहसास अंतरिक्ष में होगा। ब्रह्मांड रक्षकों, आपको सभी पृथ्वीवासियों को एकत्रित करके इन रक्त पिपासुओं तक पहुंच रहे हैं। आप लोग पृथ्वीवासियों को इकट्ठा करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि आप लोगों तक सिर्फ मेरी वॉइस का ही ट्रांसमिशन हो रहा है, जो कि
जबकि मुझे असंख्य ग्रहों से निरंतर हो रहे वॉइस ट्रांसमिशन को झेलना पड़ रहा है। मेरी शक्तियाँ फिलहाल अनंत सही, पर मेरी इंसानी दिमाग इस भीषण दबाव को लंबे समय तक नहीं झेल सकता। परमाणु सही कह रहा है, हमें बिना कोई क्षण गवाए पृथ्वीवासियों को रक्त पिपासुओं तक पहुंचाने का काम शुरू करना होगा। मैं खुद को इसके लिए सहमत नहीं कर पा रहा। मेरी छठी इंद्री कहती है कि कुछ गड़बड़ है। इससे पहले कि हमें इस स्थिति में इससे पहले भी हम ऐसी स्थितियों में फंस चुके हैं जहां समाधान सामने होते हैं हुए भी समस्या को खत्म करना संभव नहीं हुआ, और समस्या ने पहले से ही विकराल रूप ले लिया। चाहे वह क्षुद्र ग्रहों के आक्रमण और ग्रह ग्रह की समस्या ही रही हो, या फिर उसके बाद ब्रह्मगणों से सामना, फिर भी अभी मुझे इनका साथ देना होगा। जानने के लिए सर्वनायक श्रृंखला और पुनरुत्थान श्रृंखला देखें। किस सोच में बढ़ गए ध्रुव? हमें पृथ्वीवासियों को एकत्र कर रक्त पिपासुओं तक पहुंचना होगा। मेरा दिमाग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। भेड़िया, परमाणु जो करने की कोशिश कर रहा है उसमें बहुत ज़्यादा खतरा है। खतरों से ब्रह्मांड रक्षक भला कब पीछे हटे। खतरा हमारे लिए होता तो कोई बात नहीं थी, पर पूरे विश्व अवधि को संकट में डालना। दिव्य परिषद द्वारा मुझे पृथ्वी से बुलाए जाने से ठीक पूर्व मेरा ध्यान एक बात की ओर गया जो मैं परमाणु को बताने वाला था। अब समय आ गया परमाणु का ध्यान उस बात की ओर दिलाया जाए। दिव्य परिषद द्वारा दी गई इस शक्ति ऊर्जा की सहायता से मैं कुछ क्षणों में ही परमाणु के पास पहुंच सकता हूं। पृथ्वीवासियों को रक्त पिपासुओं तक पहुंचाने का काम तुम लोग शुरू करो। मुझे परमाणु तक पहुंचना है। परमाणु की परेशानियां बढ़ रही थी। मानसिक दबाव बढ़ रहा है, यानी रिवर्स ट्रांसफ्यूजन प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरे एटॉमिक बंधनों में जकड़े रक्त पिपासु पृथ्वीवासियों को लेकर पृथ्वी की ओर बढ़ रहे हैं। रक्त पिपासुओं की प्राकृतिक क्षुधा उन्हें पृथ्वीवासियों का खून पीने को उकसा रही है। हे देवी पिशाचिनी, रक्त स्रोत इससे इतने निकट होते हुए भी हम रक्तपान करना में अक्षम है। मैं चाहकर भी मानव के शरीर में अपने दांत नहीं गड़ा पा रहा। परमाणु के बंधन मेरे पूरे शरीर को इस प्रकार जकड़े हुए है कि मेरा शरीर वैसे ही काम कर रहा है जैसे परमाणु चाह रहा है। रक्त पिपासुओं को कंट्रोल करने की भारी मात्रा में ऊर्जा का क्षरण हो रहा है। यह दबाव सहन नहीं हो रहा, तो मुझे यह करना होगा। महर्षि कणाद का वंशज यूं हार नहीं सकता। जानने के लिए सर्वनायक श्रृंखला देखें। परमाणु की दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट आत्मविश्वास रंग ला रहा था। रक्त पिपासु पृथ्वी वासियों को लेकर पृथ्वी की ओर परिधि में प्रवेश करने वाले थे। कहीं अप्रत्याशित घटनाएं एक साथ घटित हुई। ध्रुव परमाणु तक पहुंच चुका था। ध्रुव, तुम यहाँ? मुझे लगा तुम भी बाकी पृथ्वीवासियों की तरह ट्रांसफ्यूज हो गए। तुम्हारे चारों ओर यह ऊर्जा का घेरा कैसा? समझाने का समय नहीं है परमाणु, मेरी बात ध्यान से सुनो। कारा, इससे पहले कि ध्रुव अपनी बात पूरी कर पाता, हाथ लगाकर प्रतीक्षा कर बैठे विकृत ने मौके का फायदा उठाकर परमाणु पर वार कर दिया। हा हा हा, यही सही मौका है अपनी चिर संचित अभिलाषा को पूर्ण करने का। हा हा हा, परमाणु के ब्रह्म कण शक्ति से भरे भरे हुए शरीर पर कब्जा कर लिया है मैंने। ब्रह्म कण शक्ति मेरी हुई। इतनी देर तक मैंने इसी क्षण की प्रतीक्षा की थी। अगर मैं पहले इसके शरीर पर कब्जा करने की कोशिश करता तो यह अपनी ब्रह्म कण से द्विगुणित शक्तियों से मुझे खत्म कर देता। पर अभी इसकी ब्रह्म कण शक्तियों के साथ इसका दिमाग भी रक्त पिपासुओं को कंट्रोल करने में बुरी तरह से उलझा हुआ था। इसीलिए बेचारा मेरे मानस रूप के तीव्र वार का सामना नहीं कर पाया। हे भगवान, परमाणु को पहले से ही ओवर स्टेट दिमाग प्रकृति के अप्रत्याशित मानस वार को सह नहीं पाया। परमाणु का दिमाग मूर्छित हो रहा है, जिसका फायदा उठाकर विकृत ने परमाणु के शरीर पर कब्जा कर लिया है। क्या रक्त पिपासु आजाद हो गए? क्या मानव पृथ्वी पर जिंदा वापस पहुंच पाए? जानने के लिए पढ़े समापन अंक ब्रह्म। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं इसके समापन भाग ब्रह्मांड संहिता में। धन्यवाद।